नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष कुमार। आप सभी का स्वागत है विजय सूत्रा की ऐप पर या वेबसाइट पर जहां पे ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन, जो एग्जामिनर का काफी फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन पूछने के लिए। और इन्फ्लेशन जो है हमारी जनरल लाइफ में भी काफी ज्यादा जो है वैल्यू रखता है कि इन्फ्लेशन से आप देखेंगे कहीं आपको न्यूज में सुनने को मिलता है, अखबार में देखते होंगे कि इन्फ्लेशन इतनी दर पे बढ़ रहा है, इतना हो रहा है। तो हम इसको जो है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये काफी वास्ट टॉपिक है, इसको जो है हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट वन आप इसको समझ सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है पार्ट वन, इसमें हम पहले जानेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन क्या रहता है, इन्फ्लेशन क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इंपैक्ट क्या है इसके, और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, जैसे डिफ्लेशन भी होता है। डिफ्लेशन यानी कि आप देखेंगे कि मंदी छा जाती है, उसके भी कई प्रकार होते हैं। तो उसको हम पार्ट टू में देखेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग हम देखेंगे इसमें कॉजेस क्या रहता है, इंपैक्ट क्या रहता है, एंड कंट्रोल कैसे रहता है, कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब उदाहरण जैसे व्हाट इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन अगर मैं आपको जनरल भाषा में बताऊं, अगर एक छोटा सा बच्चा हो 5वीं क्लास का, उसको मुझे समझाना होगा कि बच्चा महंगाई क्या रहती है। तो महंगाई आप समझिए कि आप कोई भी सामान खरीद के ला रहे हैं ना, सपोज कीजिए आप कोई भी सामान 100 रुपए का खरीद के ला रहे थे बच्चा, और उसको आप सपोज कीजिए आप 1 किलो ला रहे थे, 1 किलो ला रहा था मैं, ठीक है। अब वो क्या हो जाता है, अब उसका प्राइस बढ़ जाता है, अब वो हो जाता है 150 रुपए का, 150 रुपए किलो। यानी कि अब मेरी पैसे की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले मुझे 100 रुपए में कितना मिल रहा था, 1 केजी मिल रहा था, अब मुझे 150 रुपए में कितना मिल रहा है, 1 केजी मिल रहा है। यानी कि मेरे पैसे की वैल्यू घट गई है। आप ये मत समझिएगा यार अब तो हम ज्यादा पैसों की वैल्यू होगी, अब तो हम 150 में खरीद पा रहे, नहीं, आप ज्यादा पैसों में कम खरीद पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये हमारा एक इन्फ्लेशन रहता है, जनरल प्राइस राइजेस। तो अब किताबी भाषा में आप देखेंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन रहती है। तो इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे, इन्फ्लेशन इज द सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस ओवर द टाइम। अब इन्फ्लेशन क्या है, आप सपोज कीजिए कि अगर मिल्क के प्राइस में इंक्रीज हो जाता है, या आपकी फेवरेट चॉकलेट है उसके में प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो क्या इन्फ्लेशन होगा, नहीं। अगर पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्ट में या एक गुड्स में अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम जो है मानेंगे नहीं कि वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन कब माना जाता है, जब जनरल प्राइस इंक्रीज होगा। अब जनरल प्राइस इंक्रीज का मतलब क्या है बच्चा, जनरल प्राइस इंक्रीज का मतलब होता है कि हम ओवरऑल प्राइस देखेंगे, यानी कि हमारे जितने भी सेक्टर्स है ना, जितने भी गुड्स उसके ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। कि अगर एक सेक्टर में हम सपोज कीजिए कि 10 गुड्स आते हैं, दूसरे में 10 आते हैं, और तीसरे में भी 10 आते हैं, तो आप 25 या इससे अधिक में अगर आप सपोज कीजिए कि सब में अगर प्राइस का इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको इन्फ्लेशन मानेंगे, यानी कि जनरल प्राइस। यानी कि कोई एक सेक्टर में बढ़ गया, उसका कोई और कारण हो सकता है। तो ओवरऑल सभी सेक्टर में प्राइस इंक्रीज को हम इन्फ्लेशन मानते हैं। हो सकता है कि किसी एक आधे सेक्टर में जो है उसमें इंक्रीज ना हो। तो ये हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब छोटा सा एक एग्जांपल मैंने इसमें लिखा है कि एग्जांपल क्या रहता है कि अ चिप्स पैकेट दैट अर्लियर कॉस्ट 10 रुपीज नाउ कॉस्ट 20 रुपीज। कहीं आपने देखा होगा कोई चिप्स आप खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, तो उनके प्राइस जो थे पहले कुछ 10 रुपए थे, अब वो 20 रुपए हो गए। या मान लीजिए प्राइस उनके जो है सेम ही है, पहले भी 10 थे अब भी 10 थे, लेकिन क्या करा उन्होंने क्वांटिटी घटा दी। पहले वो जो दे रहे थे 20 ग्राम दे रहे थे, अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने दे दिया 10 ग्राम। तो आप देखेंगे कि उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्वांटिटी घटा दी। तो क्वांटिटी घटा दी तो इनडायरेक्टली आप रिलेट करेंगे कि नॉर्मली क्या करा, प्राइस नहीं बढ़ाया तो उन्होंने क्वांटिटी घटा दी, तो यानी कि महंगाई है। यानी कि आप इनडायरेक्टली देखेंगे कि परचेजिंग पावर जो है हमारी वो घट रही है। जो वहां पे मैं पहले ज्यादा सामान खरीद पा रहा था, अब महंगाई के कारण अब मैं कम सामान खरीद पा रहा हूं। तो ये जो है हमारा इन्फ्लेशन की एक बेसिक डेफिनेशन होती है। अब आगे देखते हैं हम कि जैसे लाइफ जो हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें क्या एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो इसमें आपको अब समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये पहले क्या था, 1 लीटर जो दूध था वो 40 रुपए कॉस्ट करता था, लेकिन आज जो है वो 60 रुपए लीटर कॉस्ट करता है। दिल्ली में तो यही प्राइस चल रहा है आजकल, अगर काउ मिलकर देखेंगे तो 60 रुपए चल रहा है। तो इससे क्या रहा कि पहले हम क्या कर रहे थे, हमने 1 लीटर दूध जो 40 में खरीदे थे अब 60 में खरीदे, तो हमारी मनी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, परचेजिंग पावर क्या होगी, कम हो गई है। यानी कि अब हम ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, अब मतलब ज्यादा पैसे में हम क्या कर रहे हैं, कम क्वांटिटी खरीद रहे हैं। और इन्फ्लेशन क्या हमें ना दिन प्रतिदिन ना आसपास फूड्स में देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे 10 साल पहले जो था आलू के प्राइजेस, जनरल प्राइजेस क्या रहते थे, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितने भी थे या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, आप देखेंगे कि एक बार अगर किसी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है ना, तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो प्राइस वापस से अपने पुराने लेवल पर आए। तो ये जो है ओवरऑल जो है प्राइस इंक्रीज होना जो है हमारा एक इन्फ्लेशन रहता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, फूड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड होगा, दैट विल बी योर इन्फ्लेशन। ठीक है, ओवरऑल जनरल प्राइस के हम उसमें काउंट करेंगे। अब
जब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण क्या रहते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। डिमांड पुल का पूछते हैं, कॉस्ट पुश का आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या रहती है। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है कि व्हेन डिमांड फॉर द गुड्स एंड द सर्विस इज जनरेट ग्रेटर देन द सप्लाई, यानी कि सपोज कीजिए क्या करा, मार्केट में जो है, मार्केट है एक पूरे भारत की मान लीजिए, या पूरे आप किसी भी राज्य की समझ लीजिए, किसी भी राज्य की, जैसे कि हम समझ लेते हैं दिल्ली। दिल्ली में मान लीजिए कि एक गुड है, गुड ए, उसका जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 400 का उसका प्रोडक्शन हुआ, लेकिन जो डिमांड है वो हो रहे 500, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ वो 400 गुड्स का हुआ, लेकिन जो डिमांड करने वाले हैं वो 500 हुए। तो इससे क्या रहेगा, अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो मुझे तो फायदा हो गया ना, कि मैं जो सोच रहा था कि 400 लोग आएंगे खरीदने के लिए, 500 आ रहे, तो अब मैं ज्यादा पैसे में बेचूंगा कि भैया जिसे ज्यादा जरूरत है वो ले जाओ यहां पे सामान हमसे उठा के, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि हमने क्या करा, डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई जो है कम है। अब डिमांड जो है कैसे ज्यादा हो सकती है, पॉपुलेशन के कारण। आप देखेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उसके कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। या अभी फेस्टिवल आने वाले हैं, ठीक है, कोई भी दिवाली आ रही है, ईद आ रही है, होली आ रही है, तो जो भी आप देखेंगे मार्केट में निकलेंगे, ज्यादा डिमांड होगी, तो उससे क्या रहता है कि एक सीजनल इन्फ्लेशन आ जाता है कि डिमांड ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई अगर उसको कैच नहीं कर पा रही है तो एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। अब अगला क्या है, अगला हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्ट बढ़ गया यार। अब कॉस्ट कैसे बढ़ गई, व्हेन द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस, सॉरी व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट राइजेस, यानी कि जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है ना तो हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। जैसे रॉ मटेरियल, अगर आप सपोज कीजिए कोई रेस्टोरेंट आपने खोल रखा है और रेस्टोरेंट खोल रखा है, उसमें रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, ओनियन यूज कर रहे हैं, पोटैटो यूज कर रहे हैं, टमाटो यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि अगर उनके प्राइस बढ़ जाते हैं, या मिल्क का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करेंगे, अपनी डिश के प्राइस बढ़ा देंगे ना। जब आप पहले 200 रुपए का कुछ सामान बेच रहे थे, अब आप 250 का बेचेंगे। तो कारण क्या था, कारण ये नहीं कि ज्यादा लोग खाने के लिए आगे इसलिए आपने 250 रुपए का बेच रहा, कारण ये था कि भैया पहले मेरे को जेब से 150 रुपए जा रहे थे, मेरी जेब से 200 रुपए जा रहे हैं, तो अब मैं 250 रुपए का सामान बेचूंगा। तो ये जो है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसमें नॉर्मली क्या है, प्रोड्यूसर खुद अपनी जेब से पैसे पास नहीं करता कि यार महंगाई बढ़ गई, चलो कोई नहीं, कंज्यूमर को तो मैं उतना में दे दूंगा। नहीं, अगर वो उसको ज्यादा पैसे उसकी जेब से जा रहे तो कंज्यूमर को पास ऑन करेगा कि अब आप ज्यादा पैसे दोगे, मैं तो उतना ही दूंगा जितना मैं पहले से देते हुए आ रहा था, ठीक है। अब कुछ इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेंगे, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि सपोज कीजिए अब यूएसए का आपने देखा होगा, यूएसए ने टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर, ठीक है, 50% टैरिफ लगा दिया है। बाकी देशों पे भी टैरिफ लगा रखा है, ब्राजील पे भी 50% का टैरिफ लगा रखा है, और बाकी अन्य देशों पे भी उसने टैरिफ लगा दिया यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है टैरिफ लगाया, तो अब यूएसए की जनता अगर सपोज कीजिए इंडिया के टेक्सटाइल का कोई प्रोडक्ट खरीद रही थी $10 में, उसे 50% का टैक्स लगा दिया, तो वो $15 का हो जाएगा। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इसे हम बोलते हैं, यानी कि जो भी हम सामान बाहर से मंगवा रहे थे, अब उस पर किसी कारण टैक्स लग गया है, या वहां की ड्यूटी रिवाइज हो गई, या वहां से किसी कारणवश जिस देश से वो आ रहा है तो वो अब महंगा बनकर आ रहा है, तो उसे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसका थोड़ा सा डीप एक कॉन्सेप्ट अलग आएगा कि क्यों बढ़ाते हैं, वो हम अलग टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का क्या मतलब रहेगा कि राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस ऑफ ऑयल, फूड कंजम्पशन, किसी भी कारण से प्राइस बढ़ सकते हैं, टैक्स भी इसमें आप एक इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। अब स्ट्रक्चरल फैक्टर क्या है कि सपोज कीजिए आप किसी भी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे मुझे ना सामान भिजवाना है, वहां पे रोड ही नहीं बने हुए, ठीक है। आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, रोड नहीं बने हुए, तो अगर मैं आपके सामान पहुंचाऊंगा तो मुझे ज्यादा एफर्ट लगेगी, ठीक है। शायद मेरा जो व्हीकल है वो डैमेज भी हो सकता है। तो नॉर्मली ऐसे क्या करते हैं, अगर सप्लाई ब्लॉकेज होगा ना तो वो इन्फ्लेशन बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें ज्यादा एफर्ट्स लग रही है। आप यह देखेंगे कि आप पहाड़ों पे जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं ना, आप क्या जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, आप मैगी खाते हैं ना, मैगी खाएंगे ना, 20 रुपए वाली मैगी कितने की खाते हैं आप, 100 रुपए की खाते हैं, 150 रुपए की खाते हैं। तो वो हमारा इन्फ्लेशन जो आ जाता है, स्ट्रक्चर फैक्टर्स, वो इससे रिलेटेड आ जाता है, क्योंकि जहां पे भी आप सामान का कंज्यूम कर रहे हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। और कारण क्या हो सकता है, और आप देखेंगे कि पुअर मानसून हो सकता है, ठीक है, कि मानसून नहीं हुआ, ठीक है, तो और कारण पूरे देश में अफेक्ट कर सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया को भी अफेक्ट कर सकता है। जो शिमला वाला ऑप्शन था वो पर्टिकुलर एरिया का था कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जो वहां पे संसाधन है वहां पे अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं लद्दाख में। और अगर सपोज कीजिए एक साल हमारा जो है अल नीनो की वजह से अगर मानसून जो है अच्छी तरीके से नहीं आ पाता, तो हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया में एक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा थोड़े टाइम के लिए। जैसे आप देखते होंगे इंडिया में खासतौर पे नदर्न रीजन में
यूपी, बिहार, ठीक है, दिल्ली के आसपास के एरिया में आप देखते होंगे कि मार्च या अप्रैल में नींबू के प्राइस बढ़ जाते हैं, या बीच में जो होते हैं टमाटर के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो वो जो रहता है स्ट्रक्चर फैक्टर रहता है, बीच में कभी कभार फसल अच्छी नहीं हुई, या कुछ आंधी ज्यादा आ गई, या बारिश ज्यादा आ गई, सूखा कम बढ़ गया, तो उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए प्राइस बढ़ जाते हैं। तो वो हमारे किस में आता है, स्ट्रक्चर फैक्टर में, जो इंडिया स्पेसिफिक हम बात करें, ना कि जनरल लेवल पे। ठीक है, आगे जब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट रहता है, क्या इन्फ्लेशन से सभी को मजा आता है, या सभी रोते हैं कि यार बड़ी बेकार चीज है, क्या करें इसका। तो देखिए, अगर जब आप देखेंगे कंज्यूमर्स का क्या रहता है, कंज्यूमर्स यानी कि ग्राहक जो सामान खरीद रहे होते हैं, ठीक है, ग्राहक क्या करेंगे, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आप दूध खरीद रहे हैं तो आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी, तो आपको तो नुकसान ही होगा, कुछ और नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड लिविंग जो होगी फॉल हो जाएगी, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनकी जो इनकम होती है ना वो फिक्स होती है, कि आपकी इनकम फिक्स रहेगी, आप इतने रुपए कमा रहे हो, और सपोज कीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लगातार, आपकी इनकम तो फिक्स है, तो आपकी नॉमिनल इनकम क्या हो रही है, ठीक है, नॉमिनल इनकम जो है आपकी काफी कम होती जाएगी। तो ये जो चीज है कंज्यूमर्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है, अब देखिए इन्फ्लेशन जो है थोड़ा बहुत अच्छा होता है किसी भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ना, महंगाई जो है काफी अच्छी रहती है। अगर थोड़ा हमारा इन्फ्लेशन दर अच्छा चल रहा है, 4-5% के करीब चल रहा है, तो बुरा नहीं है। 5% से जो है वो थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। अगर ये अच्छा चल रहा है तो सेविंग्स के लिए काफी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं और आपको रिटर्न जो है ज्यादा आएगा, क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, वो आपकी इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा देते हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट 5% चल रहा है ना, तो कई जगह क्या चल रहा होगा, आपको 7% का रिटर्न दे रहे होंगे, तो 2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर यही पैसा जो है मैं अपने जेब में रखूं, अपनी तिजोरी में बांध करके रखूं, तो मुझे नुकसान होगा, क्योंकि पैसा क्या है, घर में खाली पड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू घट रही है। लेकिन अगर मैंने कहीं पे निवेश कर दिया तो वो मेरे को बेनिफिट सेल देगा। अब अगला क्या है, अगर किसी ने लोन दे रखा हो, ठीक है, दे रखा हो, ले रखा हो, अब क्या रहेगा, जिसने दे रखा होगा भैया उसका तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, जिसने दे रखा होगा उसका नुकसान हो जाएगा, जो लेंडर्स होंगे, क्योंकि क्या रहेगा, मैंने आपको दिए थे 100 रुपए, अब जो इन्फ्लेशन हो गया तो अब वो 100 रुपए सपोज कीजिए 95 बन गए, लेकिन सॉरी 105 बन गए। आप मुझे कितने रुपए लौटा के दे रहे हो, आप मुझे लौटा के दे रहे हो 100 रुपए, तो ये चीज का नुकसान रहेगा। और वहीं पे जो जिसने पैसे ले रखे हैं उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, क्योंकि क्या उसने तो भैया मुझसे 100 रुपए लिए थे, लेकिन अब वो 100 रुपए कितने बन गए, 105, लेकिन लौटा कितने रुपए रहा है, वो मुझे 100 रुपए लौटा रहा है, तो उसको कितने रुपए का बेनिफिट हो गया, 5 रुपए का बेनिफिट हो गया। तो यानी कि आप जब देखेंगे जब वो लोन रीपे करता है तो उसकी जो रियल वैल्यू जो मनी की रहती है उसमें उसको बेनिफिट होता है बोरोवर्स को। और ये एग्जाम में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन में किसको बेनिफिट होता है, तो ये ध्यान से आप समझिएगा। अगला, इकोनॉमी को क्या फायदा रहता है। अब देखिए इकोनॉमी क्या है, मॉडरेट इन्फ्लेशन है। अगर छोटा मोटा इन्फ्लेशन चल रहा है ना तो काफी बढ़िया है, अच्छी बात है, इन्फ्लेशन होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, खासतौर पे इंडिया जैसी इकोनॉमी जो हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और वहीं पे अगर हाई इन्फ्लेशन हो जाए तो काफी खतरनाक हो जाएगा, जैसे हाइपर इन्फ्लेशन भी कई बार आप सुनने को मिलता होगा। हाइपर इन्फ्लेशन कई देशों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि वेनेजुएला का नाम आपने सुना होगा ना, और जिम्बाब्वे, वहां पे इन्फ्लेशन रेट कितना है, 1000% तक पहुंच गया है, ठीक है, 1000%। ईरान में भी ऐसा ही हो गया, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगाए तो उनका इन्फ्लेशन रेट काफी बढ़ गया। तो हाई इन्फ्लेशन जो है काफी खतरनाक होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, और देश में जो है काफी ज्यादा तंगी आ जाती है। तो ये जो है हमारे महंगाई के जितने भी आप देखेंगे इंपैक्ट पड़ते हैं अलग अलग लोगों पे, तो ये हमने इसमें देखा। अब आगे हम देखते हैं अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें। अब देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दो तरीके रहते हैं, एक जो है गवर्नमेंट करेगी और एक जो है अपना सरकार करेगी। अब दोनों के अपने अपने अलग तरीके हैं, दोनों के अपने अलग अलग फंड है। ये टॉपिक थोड़ा अलग भी है क्योंकि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी को अलग से समझेंगे एंड फिस्कल पॉलिसी को, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन में आता है तो मैंने इसमें थोड़ा सा इंक्लूड किया। तो आप देखेंगे कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या करती है, अब वो रेपो रेट बढ़ा देगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि रेपो रेट क्या रहता है। अब देखिए रेपो रेट ये रहता है कि जिस रेट पे जो है बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। अब रेपो रेट क्या है, अगर सपोज कीजिए वो 4% है, अब 4% की जगह मैंने 6% कर दिया, ठीक है, 6% कर दिया, तो आरबीआई से महंगा लोन मिल रहा है, अब महंगा लोन मिलेगा तो मैं लोगों को भी महंगा लोन लूंगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा रेपो रेट होता है। तो इससे क्या रहेगा, लोग अब कम जो है हमसे उधार लेने आएंगे, कम उधार लेने आएंगे, तो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन अपने आप धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। दूसरा क्या रहता है, रिवर्स रेपो रेट भी वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या रहता है कि बैंक जो है वो आरबीआई को लोन दे रहा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या, अगर सपोज कीजिए आरबीआई को लोन दे रहा होता है तो आरबीआई की तो तरफ से शॉर्ट गारंटी रहती है ना कि आपको तो पैसे रिफंड मिलेंगे ही मिलेंगे, लोगों की तरफ से तो गारंटी नहीं है। तो वो लोग बैंक क्या करेंगे,
आरबीआई को देना पसंद करेंगे, तो वो क्या कर सकता है, रेपो रेट बढ़ा सकता है, रिवर्स रेपो रेट भी जो है वो इंक्रीज कर सकता है। ये दोनों चीज हो सकती है। दूसरा क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या रहता है कि आरबीआई का काम रहता है कि वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी बॉन्ड सिक्योरिटीज होती है ना, वो मार्केट में सेल्स करती है और परचेज कर रही होती है। तो अगर इन्फ्लेशन होगा तो मार्केट से क्या करेगी, पैसे खींचेगी, और मार्केट से पैसे खींचने के लिए क्या करेगी, वो सेल करेगी। ठीक है, जब मैं सेल करता हूं तो मार्केट क्या करेगी, मुझे पैसे देगी। अब मार्केट मुझे पैसा देगी तो मैंने एक्स्ट्रा जो पैसा मार्केट में घूम रहा था वो मैंने अपने पास रख लिया है, तो अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और वहीं पे कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है हमारा एसएलआर, सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हमारा वो रेशियो रहता है कि बैंक को कुछ परसेंटेज जो है अपने पास रखना पड़ता है जो उसका डिपॉजिट होगा। सपोज कीजिए 100 रुपए बैंक में जमा हो गए, तो बैंक को जो है लगभग 4% या 5% के करीब जो है अपने पास वो पैसा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मैं राउंड फिगर बता रहा हूं, नोट एग्जैक्ट। तो इतना पैसा उन्हें रखना पड़ेगा। एसएलआर को भी 17-16% जो उनको अपने पास रखना पड़ता है, वो किस फॉर्म में रखना पड़ता है, उन्हें रखना पड़ता है गोल्ड के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे फॉरेन करेंसी के उस पर रख सकते हैं उसके रूप में। तो ये जो है, आप सपोज कि 100 रुपए वो आय जमा करने, और 20 रुपए मैंने कह दिया कि भैया इसमें जमा करो। अब मैंने 20 की जगह 25 कर दिया कि आप 20 रुपए जमा नहीं करने पड़ेंगे, आपको 25 करने पड़ेंगे। तो बैंक के पास थोड़ा पैसा कम हुआ, तो इससे धीरे धीरे इंफ्लेशन जो होगा कम हो जाएगा। अब गवर्नमेंट खाली थोड़ी बैठेगी, गवर्नमेंट कहेगी भैया हम थोड़ी खाली बैठे हो, हम भी तो कुछ करेंगे। और गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वित्तीय नीति जो होती है गवर्नमेंट की वो करती है। इसमें क्या करते हैं, वो एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करते हैं, जिससे फिस्कल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा है वो कम हो सके। अब एक्सपेंडिचर कैसे होगा, सरकार जो है कुछ भी उनकी स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, जिसमें भी योजना चली है, जिसमें फ्री में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उसको थोड़ा सा वो कम कर देंगे, बंद कर देंगे। दूसरा सब्सिडी। सब्सिडी जो है, गवर्नमेंट काफी ज्यादा सब्सिडी आपको दे रही होती है लोगों को। जैसे सिलेंडर पे कई जगह आप देखेंगे अभी भी सब्सिडी चल रही है, तो ऐसी कुछ सब्सिडी होती है अलग अलग जगह पे, तो उसको थोड़ा सा कम करेगी, कंट्रोल करेगी। प्राइस कंट्रोल करने के लिए एक एफर्ट लगा सकते हैं। अगर किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, असेंशियल चीज है, ठीक है, कोई फूड है, असेंशियल चीज है, तो उस पर प्राइस कंट्रोल भी कर सकते हैं कि इस कैप लगा देगी कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ेगा। जैसे प्याजों जो है, ओनियन के प्राइस बढ़ जाते हैं कई बार, तो दिल्ली या आसपास एरिया में आप देखते होंगे सरकार खुद प्याज बेचने लग जाती है। ठीक है, वो एक निश्चित प्राइस पे बेचती है और वो क्वांटिटी भी फिक्स कर देते हैं कि एक बंदे को एक दिन में इतना ही मिलेगा। तो ये जो है सब्सिडी कुछ ये गवर्नमेंट कर सकती है। और लास्ट में क्या कर सकती है, वो बोल सकती है कि प्राइवेट प्लेयर्स को यार प्रोडक्शन इंक्रीज कर लो, कुछ तो काम कर लो। ठीक है, तो ये दो मेथड हो सकते हैं इंफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, एक आरबीआई के द्वारा और एक सरकार के द्वारा। अब जब हम देखते हैं कि की पॉइंट्स हमने क्या क्या पढ़े, तो की पॉइंट्स हमारे क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, सस्टेन राइज इन द जनरल प्राइस। जो हमने पढ़ा था कि हाँ भाई इन्फ्लेशन का मतलब है कि जनरल प्राइस जो है राइज होंगे ओवरऑल, और एक सेक्टर के नहीं रहेंगे, एक गुड के नहीं रहेंगे, ओवरऑल सबके ही होते हैं, लगभग सभी को मिला के। ठीक है, और बाकी जब हम देखते हैं कि परचेजिंग पावर जो होती है हमारी डिक्रीज हो जाती है, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन, हमने देखा कि इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा इन्फ्लेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हमारा डिमांड पुल होता है, कॉस्ट पुश होता है, इंपोर्टेड और स्ट्रक्चर हमने देखा। इंपैक्ट के बारे में हमने देखा कि इंपैक्ट क्या क्या पड़ता है लोगों के ऊपर। तो इंपैक्ट जो है इकोनॉमी के ऊपर क्या है, कंज्यूमर्स के ऊपर क्या है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या है, ये देखा। और आरबीआई जो है वो कैसे कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, ये हमने इस वीडियो में देखा है। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है, और समझ में भी आया होगा। और लास्ट में एक चीज कि इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन इज व्हेन मनी लूजेस वैल्यू फास्टर देन यू अर्न इट। यानी कि इन्फ्लेशन वो चीज है कि जितनी जल्दी से वो आपकी वैल्यू घटाता है ना, उससे ज्यादा तो आप कम, उससे जल्दी तो आप कमा भी नहीं सकते, उससे जल्दी वो आपकी वैल्यू पैसे की घटा देगा। तो ये इन्फ्लेशन है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो प्लीज हमसे पूछेगा। थैंक यू, जल्दी आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, हो गया।